हेलो स्टूडेंट। आप बच्चों में से कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन भेजा था मुझे डाउट के लिए। उनका एक्सप्लेनेशन वो पूछे थे, तो शायद ये बहुत सारे बच्चों का भी डाउट हो और एक साथ सब लोगों को सॉल्यूशन भी मिले। और आप लोग भी आप लोगों को जो डाउट क्वेश्चन लगते हैं वो मुझे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उनका सबका एक साथ सॉल्यूशन आप सबको दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ बेस सब्सटीट्यूशन पॉसिबल इन अमीनो एसिड कोडॉन इज। अमीनो एसिड कोडॉन इज, पहले पॉइंट नोट करना, अमीनो एसिड कोडॉन को बोल रहा है। ऑप्शन 1 दिया है 261, 264, 535, 549। ठीक है, देखिए पहली बात ये पूछा है बेस सब्सटीट्यूशन। क्या आप सब्सटीट्यूशन समझते हैं? शायद इसको हिंदी में अब ऐसे समझिए कि चेंज करते हैं उस जगह पे, प्रतिस्थापन शायद ऐसा कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए बता रहा हूँ मैं। म्यूटेशन जो होता है ना, म्यूटेशन का एक टाइप होता है सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन, ठीक है, जिसमें आप बेस चेंज कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन में क्या होता है, जैसे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे AUG था, ठीक है। अब इस AUG में A के जगह पे, किसके जगह पे, A के जगह पे अगर मान लेते यहाँ पे आ गया U, तो UUG हो गया। तो यहाँ पे बेस सब्सटीट्यूट हुआ, उसके जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, उसको बोलते हैं बेस सब्सटीट्यूशन। तो ये बोल रहा है कि अमीनो एसिड कोडॉन्स, ठीक है, में कितना होगा। तो पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि आउट ऑफ 64 कोडॉन, कितना, आउट ऑफ 64 कोडॉन ओनली 61 कोडिंग कोडॉन होता है। कोडिंग कोडॉन का मतलब जो कोड करता है अमीनो एसिड को, ठीक है, पहले दिमाग में रखेंगे आप। उसके बाद सब्सटीट्यूशन का काउंट कैसे करना है, देखिए देखो बता रहा हूँ मैं, है ना। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे एक AUG लिया, क्या AUG, एक कोडॉन लिया, ठीक है, AUG। यार ये बताइए इस A के जगह पे आप क्या क्या ला सकते थे, इस जगह पे क्या क्या ला सकते थे। U आ सकता था, सब्सटीट्यूशन कराते तो A की जगह पे, यहाँ पे C आ सकता था, यहाँ पे G आ सकता था, राइट, यही ना। तो 4 ही तो है अल्टरनेटिव फॉर्म यार। 4 न्यूक्लियोटाइड में कोई एक यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 3 आ सकते थे। वैसे ही यहाँ पे U है, तो U के बाद यहाँ पे और क्या आ सकता है, यहाँ पे A आ सकता था, C आ सकता था और G आ सकता था। वैसे यहाँ G है, तो G के अलावा यहाँ पे और क्या आ सकता है, बताइए क्या आ सकता है। A आ सकता है, C आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है बताइए, G तो हो चुका है, U आ सकता है। तो आपने क्या देखा कि इस जगह पे 1 2 3, दूसरे जगह पे भी 1 2 3, तीसरे जगह पे भी 1 2 3। अरे सिंपल सी लॉजिक है, एक को छोड़कर वहाँ पे जो भी अगले न्यूक्लियोटाइड वही आ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आ सकते थे, यहाँ पे 3 आ सकते थे, यहाँ पे 3 आ सकते थे, राइट। तो एक कोडॉन के लिए कितना सब्सटीट्यूशन मिला आपको, टोटल 9। तो 61 कोडॉन के लिए कितना लगेगा, तो 61 के लिए कितना लगेगा, 9 एकम 9 और 9 छक्के 54, 54। आपका आंसर क्या होगा, 549, ये आपका होगा आंसर। इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें दिया है if four type of nitrogenous bases are present in nucleic acid, 4 टाइप से नाइट्रोजन बेस ATCG मान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं DNA में हूँ तो, और RNA हूँ तो AUCG, ठीक है, ये 4 प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक कोड पेंटाप्लेट, ठीक है। पेंटाप्लेट मतलब जैसे कि AUG ट्रिपलेट था ना, तो पेंटाप्लेट का मतलब होगा जैसे AG और जोड़ दिया तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये होगा पेंटाप्लेट, ठीक है। कोडॉन कैसे बोल रहा है, पेंटाप्लेट। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ बेस सब्सटीट्यूशन, देखो फिर से उसी का एडवांस फॉर्म है। व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ बेस सब्सटीट्यूशन इन टोटल कोडॉन, टोटल कोडॉन, नॉट कोडिंग कोडॉन, टोटल कोडॉन। अब देखो पहली बात तो बेटा कि टोटल कोडॉन अब टोटल कोडॉन कैसे लाओगे, टोटल कोडॉन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ। टोटल कोडॉन लाने के लिए पहले तो मालूम होना चाहिए कितना न्यूक्लियोटाइड होता है आपके पास, कितना न्यूक्लियोटाइड होता है, 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, राइट। और ट्रिपलेट था तो 4 द पावर 3 करके 64 ला दिए थे आप टोटल कोडॉन। देखिए यहाँ तो पेंटा प्लेट है
तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पेंटा प्लेट है तो पेंटा मतलब 5, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे 4⁵ करोगे, तो कितना होगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4 कितना होगा, ये होगा 1024, कितना होगा 1024 होगा पेंटा प्लेट। तो टोटल उसमें कितना कोडाउन होगा, इतना कोडाउन होगा। ठीक है, अब अभी आप प्रीवियस वीडियो में ही देखे थे, बताया मैं ये सब्स्टिट्यूशन जो होगा, जैसे कि AUG की रिजल्ट बताया मैं, तो A के जगह पे 3 आ सकते थे कि नहीं, C आ सकता था, G आ सकता था, U आ सकता था, वैसे U की जगह पे 3 आ सकते थे, A C G, वैसे G की जगह पे C U A, यही 3 आ सकते थे। टोटल 9 हो रहा था कि नहीं, हो रहा था ना। तो ऐसी पेंटा है, पेंटा तो और A ले लो और एक G ले लो एग्जाम्पल के लिए, तो और 3 प्लस कर दो और 3 प्लस कर दो, सबके लिए 3 3 3 3 था, तो टोटल कितना हो जाएगा 15। तो पेंटा प्लेट के लिए आप 15 सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, तो 1024 के लिए आप कितना सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, इतना, तो ये कितना होगा, ये होगा 15360, ये आपका आंसर होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आप अगर सर्च भी मारोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को बोलेगा कि पे चैनल में आइए, हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, है ना। तो देखिए इसको बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा, है ना। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को सच सच बता दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नीट में भी नहीं आने वाला, ठीक है। अब 1-2 साल लगेगा इस लेवल का क्वेश्चन नीट में आने में, बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड घुस गया इसमें, क्योंकि एक लेवल का एप्टीट्यूड नहीं डबल है इसमें। एक तो प्रॉबिलिटी बेस्ड भी पूछ दिया है, वो कोडाउन तक का दे सकता है, पेंटा प्लेट है तो कितना पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड है, फिर उसके ऊपर डबल एप्टीट्यूड, यानी कि ये नहीं दे सकता कि कोडाउन में सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या, क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन लंबा खिंचा सकता है, ऊपर से उतना डिटेल में कॉन्सेप्ट में नीट में दिया नहीं है। फिर भी आप तैयार कर लीजिए, हम आपको तो बता ही रहे हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज़ वेस्ट सीरीज़ में जो ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म है सब में सब क्वेश्चन दिया जा रहा है। बच्चों को कई बार इससे डर भी लगता है, अरे यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता होगा क्या नीट का, बट ऐसा नहीं है। नीट के लिए आप अच्छे से एनसीईआरटी तैयारी कीजिए, और जो छोटे मोटे ऐसा एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन आता है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, उसको आप ऐसी ऑनलाइन किसी माध्यम से सीख लीजिए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का है, और बायो में ना पहले ये इवोल्यूशन वाला जो पार्ट रहता था उसमें ना चट्टानों की आयु गणना करने का कभी क्वेश्चन रहता था, बट बेसिकली तो है केमिस्ट्री का, क्योंकि ये अर्ध आयु काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया है कि चट्टान की आयु की गणना करना है यदि उस चट्टान में रेडियो एक्टिव व नॉन रेडियो एक्टिव तत्वों का अनुपात, यही मेन है ना ये डेटा, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव तत्वों का अनुपात 1:9 है। मतलब इसका मतलब ये है कि 9 और 1 10, जब वो विघटित नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में 10 था, और विघटित होने के बाद जो रेशियो 1:9, यानी कि वहाँ पे लगभग 9 पॉइंट उसका क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है। देखते हैं इसको आगे देखेंगे, समझ आ जाएगा आप लोग को। तथा उस रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 2 बिलियन साल है। देखो 2 बिलियन ईयर दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है अपने को जो निकालना चट्टान की आयु, वो 10 बिलियन, 6 बिलियन, 2 बिलियन और 1 बिलियन। चलो फटाफट बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसमें 2 फार्मूला लगने वाला है। वो फार्मूला कौन कौन सा है, एक तो जो रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ होता है, ठीक है, 0.693 अपॉन लैम्डा वाला, ठीक है। और दूसरा फार्मूला लगता है अपना n = n0, जो रेडियो एक्टिव प्रारंभिक अवस्था जो रहता है, और जो वर्तमान स्थिति के लिए हम n यूज़ करते हैं ना, प्रारंभिक अवस्था के लिए n0, आप लोग को ज़्यादा मालूम होगा, n0 फिर e बेस लैम्डा माइनस लैम्डा t, ये था, ठीक है, ऐसा है ना। तो इसको अपन कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे, फटाफट बनाते हैं, कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाला फार्मूला से ही आंसर आने वाला है आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें रेशियो दिया है ना नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव का, तो n और n0 का रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें से आपको t निकालना है, ये वाला t, और लैम्डा का मान आपको पहले कैलकुलेट करके निकाल लेना है। तो लैम्डा कैसे निकालोगे आप इसको निकालोगे, t1/2 = 0.693 अपॉन लैम्डा वाले फार्मूला से निकालोगे, ठीक है। जिसमें t मतलब जो उसका हाफ लाइफ दिया हुआ था, अर्धायु कितना दिया हुआ है, 2 बिलियन साल, है ना। तो 2 बिलियन ईयर जो है उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, और 0.693 अपन ये कर लिया ऐसा, ठीक है, अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा का निकाल लिया मैं वैल्यू 0.693 अपॉन
2। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम समथिंग मैं ले रहा हूँ, लगभग वैल्यू ले रहा हूँ मैं, लगभग 0.3 ले लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे को ऑप्शन में इतना डिस्टेंस मिल रहा है कि आराम से मैं लगभग वैल्यू से आंसर ला सकता हूँ। ठीक है, कर लिए अपन। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया है कि रेडियो एक्टिव, ठीक है, व नॉन रेडियो एक्टिव का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 1/9, मतलब 1:9 दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि N0 यानी कि जब प्रारंभिक अवस्था था, रेडियो ये क्या था जी, प्रारंभिक अवस्था को दर्शा रहा है ना। ठीक है, तो N0 जो था प्रारंभिक अवस्था में, टोटल कर दो 1+9 कर दो, कितना था 10 था। ठीक है, और जब वर्तमान स्थिति की जब बात कर रहा है, वर्तमान स्थिति की बात कर रहा है, तो वर्तमान में कितना है, n का वैल्यू कितना है, 1 है। क्यों, देख लो ना भाई, दिया है ना 1:9 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अपना जो मेन फॉर्मूला था उसमें पुट कर देंगे। क्या था मेन फॉर्मूला, n = N0 e - λt में पुट कर दो आप। ठीक है, तो एक काम करो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, n/N0 और ये हो जाएगा e - λt। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम होगा n का वैल्यू कितना था 1 और N0 का मान कितना था, टोटल याद करो, टोटल कितना था 10 था, घट के कितना बच गया, 1 बच गया, नॉन रेडिएटिव को काटे थे ना। ठीक है, तो 1 ही बच गया था, है ना, याद है ना, 1:9 था, तो 1 जो है वो बचा हुआ था मात्र, रेडिएटिव वाला पार्ट, है ना, वर्तमान स्थिति में, तो वो था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा। ठीक, अब उसके बाद ln लगा लीजिए, ln लगाओगे तो जल्दी आएगा फटाक से आंसर। देखिए ये 10⁻⁻1 ln 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1/10 को -1 लिख सकता हूँ ना, ये हो जाएगा -λt। ठीक है, और इसको मैं अगर लॉगरिथम में तोड़ दूंगा तो हो जाएगा 2.303। ठीक है, माइनस लगाऊंगा, 1 नीचे आ जाएगा तो इस ln के लिए, है ना, ये 1 इधर, है ना, तो और ये हो जाएगा, लॉगरिथम ले रहा हूँ मैं, log 10। ठीक है, log 10 इज इक्वल टू -λt। ठीक है, यहाँ से आप माइनस माइनस कटा सकते हो, और बचा क्या अपना, हाँ, अब यहाँ पे लैम्डा का जो आप वैल्यू लाए थे ना वो लिख दो, कितना लाए थे याद है आपको, लगभग 3 लाए थे, 0.3 लाए थे, लगभग 0.3 लाए थे, तो वो लिख देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे 2.303। ठीक है, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1 होता है ना, तो ये हुआ 1, कुछ बचा ही नहीं, है ना। और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना आया था, लगभग कितना लाए थे आप, 0.3 लाए थे लगभग, और इंटू टी, तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.303/0.3। यार ये इस इधर का वैल्यू को लगभग वैल्यू ले रहे हो ना, इसको गोली मार दो इसको। ठीक है, 2 पॉइंट को ही लो तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा सीधा, कहाँ इतना घूमना भाग करते बैठे रहोगे। कितना है यहाँ, पॉइंट में क्यों आएगा, डायरेक्ट में आएगा, है ना, 3 3 छक्के 18, है ना, हाँ 18 होगा, और हाँ ठीक है, लगभग आपका 6 आ रहा है, देखो कटा लो इसको। ठीक है, 3 छक्के 18 होता है ना, तो लगभग जो भी समथिंग आएगा 6 पॉइंट, यानी कि लगभग आपका 6 बिलियन आएगा, 6 बिलियन ये आपका आंसर होगा। और उस ऑप्शन में देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शन में लगभग 6 बिलियन दिया भी है, ये देखिए, ये है ना यहाँ पे, तो ये आपका 6 बिलियन आपका आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो बड़ा पलटा के देखना मैं कैसे बनाया हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ मैं। देखो मैं ऐसा बनाता हूँ, है ना, अब इतना ज़रूरी नहीं है कि आप सब ऐसा करें, बट देखो 2.303 था, अब ये मैं गोली मारो का मतलब ये था यार कि पॉइंट की इस तरफ 0.5 से ऊपर होता तो अपन 3 लेके बना लेते, और 0.5 से कम है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, और आप उसको 2.0 ले लिए। जैसे वहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, 0.3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था ना, तो आप अपन क्या ले लिए
0.3 ले लिए, तो इससे क्या होता है कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बायो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा तो लगभग वैल्यू देगा, आप लगभग वैल्यू से आंसर आराम से ला सकते हो, इतना गुना भाग करने की जरूरत रहेगा नहीं, टाइम वैसे ही बहुत कम रहता है, कम टाइम आपको बनाना रहता है ना। इसलिए जितना शॉर्ट बना सकते हो उतना शॉर्ट बनाइए, आपका आंसर आएगा और सही भी होगा, और लगभग मैं देखो मैं ला के दिखा भी दिया, आ भी रहा है। ठीक है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या लेके आते हैं हम। ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, हाँ ये फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इफ एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मच डीएनए वुड ए सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म हैव इन डिप्लोटिन एनाफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 फेज में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एग में ना डीएनए का जो मात्रा है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, देखो बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, है ना। डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 20 पिकोग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 पिकोग्राम। कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर नहीं दिया है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि हाउ मच डीएनए वुड ए सेल सेम ऑर्गेनिज्म है डिप्लोटिन, उसके डिप्लोटिन फेज में, ठीक है, डिप्लोटिन फेज में, एनाफेज 2 में एक को एक्स एक को वाई लिखा हुआ है, और एक को साइटोकाइनेसिस 2 के बाद जेड, एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पुट करना है। यार ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो पहली बात तो ये कि आपको म्योसिस थोड़ा फटाक से एकदम ना 2 मिनट में रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल वाला रिवीजन जो कैलकुलेशन करता है वाले रिवीजन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक मदर सेल है जिसके म्योसिस होना है। ठीक है, मैं निकलेस कुछ नहीं बना रहा हूँ ना, सिंगल समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक मम्मी से आया हुआ डीएनए और एक पापा से, हम सबके पास डिप्लाइड है ना, हमने डिप्लाइड है कि नहीं, तो हमारे पास एक पापा से आया हुआ रहता है और एक मम्मी से आया हुआ रहता है, 2 क्रोमोसोम रहता है। ऐसा हमारे पास कितना है, ऐसा हमारे पास 23 पेयर है। कितना है हमारे पास, 23 पेयर है ऐसे जोड़े में। ठीक है, तो यार मैं यहाँ पे ना एक क्रोमोसोम को लेकर चल रहा हूँ, एक पेयर को बस। तो एक चीज़ बताओ, जब मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n डिप्लाइड है तो, और उसकी मात्रा एक ही क्रोमोसोम का कितना संख्या है रे, 1 और 2, एक माँ से एक पापा से, एग्जैक्ट कॉपी, तो 2x लिखा। आज समझिए बात को, मैं यहाँ पे x किसके लिए डिनोट कर रहा हूँ, x कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और n किसके लिए डिनोट कर रहा हूँ, n नंबर के लिए। अब फटाफट कॉन्सेप्ट में आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कि सेल डिवीज़न जब होता है तो पहले वो जाता है G1 में, ठीक है, फिर जाता है वो S में, फिर जाता है G2 में, ये तो कॉमन था। ठीक है ना, तो G1 में क्या होता है, जीवन में तो बहुत खुशी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे वो वाले जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जीवन S और G2 की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ फेज 1, सिंथेसिस और G2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो डीएनए था, ठीक है, मम्मी और पापा से वाला, ये S फेज में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। S फेज में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप पढ़े हो ना, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो S फेज के ऑनवर्ड आगे बढ़ोगे तो आपको हर जगह कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डबल मिलेगा। अब यदि मैं म्योसिस में जा रहा हूँ तो म्योसिस में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले म्योसिस 1 होगा, है ना। तो म्योसिस 1 में आता हूँ। देखो अब मैं जब म्योसिस 1 में आऊँगा, ठीक है, तो म्योसिस 1 पहले होगा यार, ठीक है, उसके बाद म्योसिस 2 होगा, है ना। तो म्योसिस 1 में भी पहले क्या होगा, आपको मालूम है, म्योसिस 1 में सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा प्रोफेज 1, फिर आएगा मेटाफेज 1, फिर आएगा एनाफेज 1, फिर आएगा टीलोफेज 1, ठीक है। उसे म्योसिस 2 जब होगा तो प्रोफेज 2, उसके बाद मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, उसके बाद फिर टीलोफेज 2 आएगा। क्या कहानी है इसमें, देखते हैं कैलकुलेशन क्या है। देखो जो G2 के बाद जो प्रोफेज 1 में आया था ना, उसमें प्रोफेज में आप जानते हो लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेट, ठीक है, लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, बहुत है ना, यही आने वाला है। लेकिन आप सीधा सिंपल याद रखो ना, आपको तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है और नंबर दिया है, तो उतना घुसना ही नहीं है। आप देखो डायरेक्ट मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे कंडीशन क्या था यार, कंडीशन ये था कि अभी भी डीएनए ऐसा ही है, राइट, सही बोल रहा हूँ मैं। मेटाफेज 1 में क्या हुआ, एक साथ अरेंज हुए, है ना। देखो मेटाफेज 1 जो माइटोसिस का था उसमें क्या हुआ था, इन लोग एक के नीचे एक अरेंज हुए थे, जिसके कारण एनाफेज में ये ऐसे अलग अलग हो गए थे,
है ना। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होने वाला है, यहाँ तो वो जोड़े में अरेंज होते हैं, मतलब ऐसे ही अरेंज हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ अलग होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में जब एनाफेज होगा तो एनाफेज में भी क्या था, यही मात्रा था। देखो सेल के अंदर ऐसे दिखा रहा हूँ, अब देखो आप समझ आएगा। जब टीलोफेज 1 हो जाएगा तब 2 सेल बनेगा, उसमें एक क्रोमोसोम एक में और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे में चला गया, ठीक है। अब उसके बाद जब म्योसिस 2 होता है तो प्रोफेज में सेम वही कंडीशन होने वाला है, ऐसा ही है। मेटाफेज में सेम वही कंडीशन है, मतलब वो बीच में मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो जाता है, और एनाफेज में अलग होती है सिस्टर क्रोमेटिड। देखो ये ऐसा है, ठीक है, ये अलग होते हैं। और टीलोफेज 2 के बाद 4 सेल बन जाएंगे जिसमें ये अलग अलग सब में कॉपी चला जाएगा, ठीक है। अब जरा कॉन्सेंट्रेशन देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन बताता हूँ मैं, अगर आप वो याद कर सकते हो तो याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो अब आपको जो याद रखना है, ठीक है भाई, इस जगह पे 2 था, 2n 2x, मात्रा भी डबल है और संख्या भी, कॉन्सेंट्रेशन भी डबल है। यहाँ पे देखिए 4 है, 1 2 3 4, क्या 4 है ओवरऑल, मतलब मात्रा अलग हुआ है क्या? देखो जब तक सिस्टर क्रोमेटिड आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है तब तक मैं उसको एक ही गिनूंगा, जब तक वो ऐसे अलग अलग नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उसे 2 नहीं गिनूंगा। समझ आ रहा है ना। गिनने की बात किया लेकिन मात्रा की बात तो नहीं किया, उसकी वजन तो बढ़ गई है, ठीक है। तो यार मैं इसे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं कैलकुलेट क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाला हूँ, बोलिए। कैलकुलेट करूँगा, नंबर तो 2 है, मात्रा 4 हो गया 4x, ठीक है। यहाँ भी क्या है 2n नंबर है और मात्रा कितना हो गया 4x, ठीक है। यहाँ देखते हैं अब म्योसिस 1 में देखते हैं। प्रोफेज 1 में सेम है 2n 4x, मात्रा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेटाफेज 1 में सेम वही है, क्या 2n 2x, लेकिन एनाफेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा 2n 2x। टीलोफेज में फ़र्क पड़ा, 2 सेल बना है, 1 और 2, और प्रत्येक सेल की अगर मैं बात करूँगा तो इस सेल में नंबर 1 है भैया, नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1 है। अच्छा यहाँ पे देखिए मेटाफेज में 2n 4x है ना, 2n 4x, ठीक है, और एनाफेज में भी 2n 4x, ठीक है। हाँ अब टीलोफेज 1 के बाद क्या हो गया 1n और 2x हो गया। देखो इसमें नंबर भी आधा हो गया और मात्रा भी कितना 2x में है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला कंडीशन में आती है, यहाँ पे क्या था n है, एक ही ठो है ना, एक ही गिनूंगा इसको मैं, एक ही x दिख रहा है, और लेकिन वो एक्चुअल में वहाँ पे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो 2x, यहाँ भी n/2x, यहाँ अब देखो 2n 2x है, 2n 2x है, और आखिरी में n/x। यार सिंपल सा लॉजिक है। म्योसिस की कहानी में ये था कि जब म्योसिस 1 हुआ था तो नंबर हाफ हुआ था, नंबर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हाफ नहीं हुआ था। कॉन्सेंट्रेशन कब हाफ होता है, जब म्योसिस 2 हो जाता है। देखिए म्योसिस 2 के बाद n/x कंडीशन है, ठीक है, तो नंबर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों हाफ कब हुए थे, म्योसिस 2 में हुए थे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए, उसके बाद आपको हर टाइप से क्वेश्चन म्योसिस से बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब जिनको ये म्योसिस आता होगा वो डायरेक्ट कैसे बनाएगा, देखो जैसे मुझे मान लो कि आपको वो चीज़ आ गया समझ, तो अब तुरंत 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन कैसे बनाओगे। आपको क्या लिखा था ये, इफ़ द एग, है ना, 1 मिनट के अंदर कैसे बनाओगे। देखो इफ़ द एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म 20 पिकोग्राम, एग बोला है ना, अरे आ जाओ डायरेक्ट, कहाँ पे आ जाओगे, ये लास्ट वाला, इसमें कितना था 20 पिकोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन फिर आगे रीड करता हूँ मैं। अब क्या बोला है, डिप्लोटिन में कितना है, डिप्लोटिन कौन होता है, प्रोफेज 2 होता है, ठीक है। एनाफेज 2 में कितना होता है, साइटोकाइनेसिस 2 के बाद कितना होता है, देखो साइटोकाइनेसिस 2 के बाद कितना होता है, देख आते हैं ना, इसी चीज़ को देखना आप कैसे बना रहा हूँ। साइटोकाइनेसिस 2 कहाँ पे हुआ है, टीलोफेज 2 के बाद ही साइटोकाइनेसिस 2 होगा, तो इसके बाद कितना बचेगा 20, तो साइटोकाइनेसिस के बाद क्या मिलेगा, 2 के बाद क्या मिलेगा आपको 20 मिलेगा, ठीक है, उल्टा ही बना रहा हूँ ना मैं, देखना। उसके बाद एनाफेज 2 के बाद यानी वाई में देखें, वो एनाफेज 2 कहाँ पे गया, एनाफेज, ये प्रोफेज एनाफेज 2, यस, ये एनाफेज 2 के बाद वाला कंडीशन में क्या दिखा रहा है, 2 सेल बने थे नो डाउट वहाँ पे,
2n मतलब 2 सेल कंडीशन में था, 2n 2x x डबल, एग में जो था एग किलोफिनेट 20 था, 2x डबल हो गया है, ठीक है। तो ये वाला जो था कहाँ गया, कहाँ पे लिख रहे थे हम, हाँ, तो NaFH2 के बाद कितना हो गया है ये 40, ठीक है। फिर क्वेश्चन में और क्या दिया है, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन कब होता है, प्रोफेज, प्रोफेज 1-2 कब, तो प्रोफेज 1 में होता है। लेप्टोटीन, ठीक है, जैगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, ठीक है, सब प्रोफेज में ही है। तो यहाँ क्या कंडीशन है देखो तो 2n था और x देखो 1 2 3 4 है वहाँ पे, देखो 1 ये 2 3 और ये 4x 4 गुना कर दो भैया, तो 20 × 4 80, तो क्या आएगा ये 80, तो आंसर क्या होगा 80 40 20, ठीक है। देखो कहाँ पे है 80 40 20, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को म्योसिस कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो देखिए यार, ये तो उन बच्चों के लिए जिनको म्योसिस मालूम था, मैं जनरल रिवाइज करा रहा था। आप ये उम्मीद मत करना कि यार ये 1 मिनट में मैंने जो शॉर्टकट म्योसिस बताया है इससे आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं हो तो। ये उन लोगों के लिए जो मेरे स्टूडेंट थे, जो पढ़ चुके हैं, मैंने जो ट्रिक बताया था उनके लिए है, या फिर जो बच्चे अपने जहाँ से भी पढ़ाई के बहुत बढ़िया से म्योसिस कॉन्सेप्ट रखे थे उनके समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के एक दिन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, म्योसिस के लिए स्पेशली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिना माइटोसिस म्योसिस के कॉन्सेप्ट बिना आप रिप्रोडक्शन नहीं समझ सकते हैं और जेनेटिक नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपसे मैं आप लोग को ये सजेशन दूंगा कि आप लोग सेल डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ना, ठीक है। देखिए टाइम बहुत हो चुका है, अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन बस बताऊंगा, बाकी और क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आज मैं बताया बहुत बड़े बड़े थे इसलिए टाइम लग गया है ना। तो आज सिर्फ 5 ही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 मिनट के अंदर से कंप्लीट कर देता हूँ मैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि इकोलाई हैज़ 4.6, कितना 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर उसके जीनोम होता है, आप लोगों को मालूम है ये, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स एंड DNA इन न्यूक्लियोटाइड्स इन ऑर्गेनाइज्ड इन द लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन, ठीक है। हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ इकोलाई। ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसने न्यूक्लियोसोम पूछा है। अब आप क्या करने वाले पता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल जाएंगे क्वेश्चन क्या पूछा था, आप देखेंगे न्यूक्लियोसोम और आप होशियार हैं क्योंकि आप सीधी बात है पढ़े हैं, हम पढ़े रहते तो जल्दबाजी में गलती करते हैं ना। हम क्या लॉजिक लगाएंगे पता है भी, कि 200 बेस पेयर में, यानी कि जो एक हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, उससे जो DNA लिपटा हुआ रहता है, ठीक है, वो DNA जो रहता है ना वो 200 बेस पेयर का होता है। तो एक न्यूक्लियोसोम में कितना 200 बेस पेयर होता है, तो एक न्यूक्लियोसोम में कितना 200 बेस पेयर होता है। और आप क्या करेंगे 4.6 × 10⁻⁶, ठीक है, और इसका 200 से आप डिवाइड करेंगे और फटाक से आंसर ला लेंगे 2.3 × 10⁻⁴, ये वाला आंसर ला लेंगे, है ना। और ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूछा था इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है। पहली बात, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोसोम होता ही नहीं। तो हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड्स ऑफ इकोलाई, तो आंसर होगा 0, 0 इज़ राइट आंसर। लेकिन हम जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन को फिर से बोल रहा हूँ, अच्छा से याद रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आप लोग को नीट में दे सकते हैं। ये एलन का क्वेश्चन था, टेस्ट सीरीज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चा ऐसा क्वेश्चन गलत करता है, क्योंकि वो फटाक से जीनोम पढ़ता है और अच्छा न्यूक्लियोसोम, अरे वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ऐसा सोचता है। क्यों, क्योंकि वो पढ़ा रहता है कि 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम में स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, और सीधे 200 से डिवाइड करके अपना आंसर ला लेता है, ऑप्शन में दिखता है, खुश होकर ऑप्शन में गोला मार देता है, और थोड़ी देर के दिमाग में ये निकाल देते हैं हम कि एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो लगभग 30 मिनट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट आप लोग और भी क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। और आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम भी मैसेज कर सकते हो, अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन, कभी कभी कुछ फाइल बड़े हो जाते हैं जो व्हाट्सएप में नहीं जाते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर जो है टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में भी है, बिजनेस व्हाट्सएप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फ़ोन उठेगा नहीं इस नंबर में, पहले से बता दे रहा हूँ, फ़ोन कीजिएगा मत। आप अपने क्वेश्चन को डॉट के फॉर्म में डाल दीजिएगा, 8964822992 नंबर में आप मैसेज कर सकते हो अपना डाउट क्वेश्चन,
ठीक है, मेरे पास जब भी समय मिलेगा, मैं फ्री होऊंगा, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना के ऐसे ही आप लोगों को वीडियो बना के भेज दिया करूँगा। थैंक यू।